गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में इस बार जो हमने यूनिट कंसीडर की है ये यूनिट है आपकी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंसीडर किया है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इन क्वेश्चनों को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है दिया गया है, लिखा है कि ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम। कह रहे हैं कि अगर एक क्रोमोजोम पर सारी जीन लोकेटेड होती हैं तो वो क्या बनाती हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एक ही क्रोमोजोम पर जो भी जीन होती हैं उसको क्या बनाती हैं, फॉर्म से वन लिंकेज ग्रुप, यानी एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं। तो एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को पूछने का, कहेंगे कि एक क्रोमोसोम पर सारी जीन लोकेटेड होती हैं, वो क्या फॉर्मेशन करती हैं। तो इसका आंसर आपने दिया कि लिंकेज ग्रुप। दूसरा तरीका ये भी है कि ये पूछ सकते हैं कि लिंकेज ग्रुप क्या है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि लिंकेज ग्रुप जो है, लिंकेज ग्रुप क्या है, लिंकेज ग्रुप बराबर आप लिख सकते हैं इसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर है उसका हैप्लॉयड नंबर क्या कहलाता है, उसका लिंकेज ग्रुप कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कॉमन कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2 + 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2 और 2n - 2 आर कॉल्ड। कह रहे हैं इस कॉमन कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2, 2n - 2 ये सारी कंडीशन आती हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर अगर हम ये जाने कि ये सारी कंडीशन क्या कहला रही है, ये कहला रही हैं एन्यूप्लॉइडी। अब इस एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं वो आप लोग जान लेंगे यहाँ पे, कि अगर ये कंडीशन 2n + 1 की है तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो पहला आप याद रखेंगे ट्राइसोमी। अगर ये कंडीशन 2n - 1 की है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोनोसोमी। अगर ये कंडीशन 2n - 2 की है, 2n - 2 की है तो इसको बोलेंगे नलीसोमी। और अगर ये कंडीशन 2n + 2 की है तो इसको बोलेंगे टेट्रासोमी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अवेयर रहना है इन क्वेश्चनों से कि 2n + 1, 2n - 2, 2n + 2 ये सारी कंडीशन एन्यूप्लॉइडी के अंदर आती हैं। और उसके अलावा एन्यूप्लॉइडी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी और टेट्रासोमी। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये एन्यूप्लॉइडी क्रिएट क्यों होती है, तो आप लोग जानते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी सेल डिवीजन के दौरान अगर होमोलोगस क्रोमोजोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते हैं तो उसकी वजह से ये कंडीशन जो है एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन अराइज होती है। तो ये भी याद रखेंगे ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। कह रहे हैं कि जीन के बीच में जो डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। तो जैसे आप लोग जानते हैं जीन मैपिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि सपोज दैट जीन ये ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी होगी। मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस 15 दे रखी है, यहाँ पे 25 दे रखी होगी। इस तरीके से जीन मैपिंग में सवाल आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जीन मैपिंग और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। तो ये डायरेक्ट का रिलेशन है, यानी जीन के बीच में जितनी दूरी ज्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन भी उतना ज्यादा होगा, या न्यू करेक्टर उतने ज्यादा अपीयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny then disease is called। कह रहे हैं कि अगर कोई बीमारी है जो क्या है, फिनोटिपिकली एक नॉर्मल फीमेल है लेकिन वो उसके लिए कैरियर है और ये बीमारी केवल उसके बच्चों में जा रही है, यानी बच्चों का मतलब मेल चाइल्ड में जा रही है केवल, तो उस केस में इसको आप क्या कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड कहलाती है। अब सेक्स लिंक्ड के दो ऑप्शन है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट। तो आप लोग जानेंगे कि केवल और केवल अगर सन में अपीयर हो रही है तो ये कंडीशन क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ये सिकल सेल एनीमिया, इन सिकल सेल एनीमिया
ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन फॉर वेलिन। तो आप लोग जानते हैं कि वेलिन के केस में, यानी जो आपका कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया जा रहा है वेलिन के द्वारा, तो उसके लिए जो कोड है दैट इज द GUG। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिख रखा है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट द 6th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, person having a genotype IA and IB would shows the blood group AB। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, कह रहे हैं कि अगर किसी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप IA और IB है, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप AB आ रहा है तो ये क्या कंडीशन है, तो आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं कोडोमिनेंसी। मतलब क्या है, दोनों जो एंटीजन है A और एंटीजन B, ये दोनों अपना अपना प्रभाव इंडिपेंडेंटली शो कर रही हैं, तो इसीलिए आप इसको कहेंगे कोडोमिनेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ZW और ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सीन इन। तो आप लोग जानते हैं ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये वर्ड्स में देखने को मिलता है, और जो भी आपके ऑप्शन है उनमें गिवन ऑप्शन में वर्ड्स में क्या है, पिकॉक के अंदर ये देखने को मिलेगा। लिख रहे हैं क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। कह रहे हैं कि अगर मान लो दो टॉल प्लांट है अपेरेंटली दिखने में, लेकिन अगर आप उनका क्रॉस कराते हैं तो वहां पे टॉल और शॉर्ट दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगस रहे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो डिनोट दैट। कह रहे हैं एक डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये रेशियो अगर आपको मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो आपको याद रखना है। लिख रहा है इट इज ए द एलील ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इट इज ए मल्टीपल इनहेरिटेंस, इट इज ए केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, द एलील्स ऑफ टू जीन आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये रेशियो मिल रहा है इसका मतलब डिफरेंट जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों जीन अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगी उस कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमॉन्ग द सिबलिंग। यानी जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इनमें से किसकी वजह से वेरिएशन नहीं आएंगी, तो वेरिएशन देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वेरिएशन क्रिएट होती हैं, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती हैं, लिंकेज इसका आंसर हो जाएगा, लिंकेज में म्यूटेशन से भी वेरिएशन होती हैं, यानी लिंकेज में आप लोग जानते हैं लिंक्ड जीन में कभी भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर द जीन सिचुएटेड ऑन द। कह रहे हैं कि जो मेंडल्स का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये कब ट्रू है, यानी कब गुड माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि कब ये सही है। तो आप लोग जानते हैं कि जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन लोकेटेड होती हैं, उस केस में मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। कह रहे हैं कभी कभी एक जीन एक से ज्यादा प्रभाव शो करती है, इफेक्ट शो करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, द फिनोमेना इज कॉल्ड। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। अगर एक सिंगल जीन एक से ज्यादा करेक्टर को एक्सप्रेस करने लगे तो उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। लिख रहे हैं सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोसोम एंड अदर्स हैव 18 क्रोमोसोम, द 17 और 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं इट विल बी मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट के केस में आप लोग जानते हैं X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो इस केस में ये मेल का पैटर्न है, और XX आप लोग जानते हैं ये फीमेल्स में पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो इवन होगा, और मेल्स में ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। नाउ नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन अमोंग ह्यूमन is studied by Mendel's is studied by pedigree analysis. Character studies in the pedigree of analysis is equal to। कह रहे हैं कि पेडिग्री जो आप एनालिसिस करते हैं, मान लो किसी फैमिली का आपको हिस्ट्री पूरा स्टडी करना है, तो आप किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं आप पेडिग्री एनालिसिस की वजह से। तो पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली पूछ रहे हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आप लोग जानते हैं कि ये मेंडेलियन ट्रेट्स के इक्विवेलेंट है, या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मेंडेलियन कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को हम पेडिग्री के अंदर स्टडी करते हैं। लिख रहा है इट इज सेड दैट
Mendel's proposed that factor controlling any character is discrete and independent. His proposition was based on, यानी कि मेंडल के द्वारा जो लॉ प्रपोज किया गया है उनमें कह रहे हैं कि जो करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स हैं वो क्या है, डिस्क्रीट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा कैसे पता चलेगा? तो पहला ऑप्शन लिखा है कि रिजल्ट ऑफ F3 जनरेशन ऑफ क्रॉस, गलत बात। ऑब्जर्वेशन दैट ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन द टू प्लांट हैविंग टू कंट्रास्टिंग करेक्टर शोज ओनली वन करेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी भी क्रॉस के अंदर कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और वो ब्लेंडिंग शो नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो डिस्क्रीट या ये कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, टू जीन A and B आर लिंक इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू जीन, द F1 हेट्रोजाइगस इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव। यानी F1 की क्रॉसिंग करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में, पेरेंटल टाइप AA और BB, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो आप लोग जानते हैं कि F1 की क्रॉसिंग जब आप किसके साथ करा रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, है ना। होमोजाइगस तो एक्चुअली ये एक टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का आप लोग जानते हैं इसका रेशियो आता है 1:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन ए F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो मेंडेलियन F2 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप होते हैं 4, तो बी नहीं होगा, और नंबर ऑफ जीनोटाइप होते हैं 9, तो आपको आंसर नंबर डी। लिख रहे हैं, मदर्स एंड फादर ऑफ ए पेरेंट पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैविंग A एंड B ब्लड ग्रुप। यानी एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है लेकिन उसके मदर और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, A और B रेस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द मदर एंड फादर। तो मदर और फादर का जीनोटाइप तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों ही हेट्रोजाइगस रहे होंगे। तो मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर A ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फॉर, नहीं, बोथ मदर एंड फादर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी ब्लड ग्रुप जब ये रहा होगा IA और IO, या इसको I कह सकते हैं, और IB और I रहा होगा, तभी इन ऑफस्प्रिंग का जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप O हो सकता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।